चाचा चौधरी और राका की वापसी। चाचा चौधरी, अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो, राका आ रहा है। उधर चाचा चौधरी। चाचा जी, आज चलते चलते रुक क्यों गए? साबू, मेरी नाक में खुजली हो रही है। चाचा जी, नाक में मच्छर घुस गया होगा। नहीं साबू, मेरी नाक में खुजली होना आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? नवाब शफाकुद्दौला के पास। वह मेरे पुराने दोस्त हैं और कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाने के लिए बुलाया है। नवाब शफाकुद्दौला। खुशामदीद चौधरी साहब। शफाक, तुमने मुझे किस लिए याद फरमाया? अब मेरे दादा मरहूम नवाब शजाउद्दौला यहाँ के वजीर थे। उन्हें अजीबोगरीब चीजें इकट्ठी करने का शौक था। इसी शौक में उन्होंने एक भूल भुलैया महल बनवाया। यह आदमी की अक्ल परखने का एक तरीका है। आम आदमी इसके अंदर घुसकर एक हफ्ते से पहले बाहर नहीं निकल सकता। 50 साल पहले एक यूरोपियन दार्शनिक को भी अंदर घुसकर बाहर आने में 2 दिन लग गए थे। यह अभी तक का विश्व रिकॉर्ड है। कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितनी देर बाद इस महल से निकलने का रास्ता खोज सकता है। चाचा चौधरी महल की ओर बढ़ जाते हैं। शफाक, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, पर इस भूल भुलैया महल को एक बार देखने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। चाचा चौधरी जैसे ही भूल भुलैया महल के करीब गए, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे अंदर घुसते ही पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब है कि बाहर जाने के लिए महल में सिर्फ एक दरवाजा खुला है, जिसे ढूंढकर मुझे बाहर निकलना है। अंदर से ये महल सचमुच गोरख धंधा है। कोई भी इसमें भटक सकता है। तभी ओहो, ये धुआं। महल के बाहर। शफाकुद्दौला, अगर चाचा चौधरी महल से बाहर ना आए तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। इस महल के सारे दरवाजे बंद हैं। सिर्फ एक ही दरवाजा खुला है, जिसे ढूंढने में आदमी को 1 हफ्ता लग जाता है। इसलिए साबू, तब तक तुम यहीं बैठकर चौधरी का इंतजार करो। तभी चाचा की पगड़ी मुझे दिखाई दी है। नामुमकिन, उसे तो अंदर गए अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं। शफाकुद्दौला, देखो चाचा चौधरी। या मेरा खुदा, यह इंसान तो सचमुच जमीन पर एक अजूबा है। चाचा चौधरी। अंदर धुएं ने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया। आम आदमी महल के अंदर निकलने वाले धुएं से घबराकर दूर भागता है। मैं उसी तरफ गया जिधर से घना धुआं आ रहा था। बाहर निकलने का दरवाजा धुएं के पीछे ही था। अब खबरों का समय हो गया है। मुझे पॉकेट ट्रांजिस्टर पर खबरें सुनना अच्छा लगता है। ये विविध भारती है। खूंखार राका, जिसे कुछ समय पूर्व अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था, पृथ्वी पर वापस आ गया है। उसने आते ही मारकाट शुरू कर दी है। अभी तक 50 व्यक्ति कत्ल किए जा चुके हैं और वह करोड़ों रुपए की मूल्य की संपत्ति नष्ट कर चुका है। चाचा जी, यह कैसे हो गया? साबू, मुझे लगता है राका किसी अंतरिक्ष यान के सहारे वापस पृथ्वी पर लौट आया है। चाचा जी, इससे पहले कि वह और लोगों की जाने ले, हमें उसे रोकना चाहिए। साबू, राका खुद यहाँ आएगा। एक कुचले हुए सांप की तरह राका हमसे बदला लेने के लिए तड़प रहा होगा। तभी लाल पगड़ी वाले, सचमुच तुम्हारा दिमाग दूर की सोचता है। जब तक तुम जिंदा हो, मुझे खतरा बना रहेगा कि कहीं फिर ना अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया जाऊं। राका चाचा चौधरी पर वार कर देता है। इसलिए तुझे खत्म करना जरूरी है। ओहो! साबू उसका हाथ थाम लेता है। बुज़दिल बकरे, तेरी ये हिम्मत! क्या तुम पहले मरना चाहते हो? ठीक है। राका का वार। उफ! राका के घूंसे से साबू को चक्कर आ जाते हैं। ओह, सचमुच इतना जबरदस्त मुक्का आज तक किसी ने नहीं मारा। क्यों, दिन में तारे नजर आने लगे? हा 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 हा। साबू का पलटवार। राका, ये रहा मेरा जवाब। चाचा चौधरी, मुझे राका पर फार्मूला नंबर 444 अपनाना चाहिए। चाचा चौधरी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और चूहे, कंकड़ मारता है। तुम दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हो, लेकिन मैंने तय कर लिया है, पहले चौधरी फिर साबू। चाचा चौधरी महल की ओर भाग पड़ते हैं। कहाँ तक भागोगे? आखिर मेरी तलवार को तुम्हें खून देना पड़ेगा। राका चाचा चौधरी के पीछे पीछे महल के अंदर घुस जाता है। लाल पगड़ी वाले, अब तुम घिर गए। इस महल के अंदर ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ धुआं फैलने लगता है।
ओह धुआं, कहाँ गायब हो गया वह लाल पगड़ी वाला? महल के बाहर मैं उसे भूल भुलैया महल में भटकने के लिए छोड़ आया। चाचा जी इससे क्या होगा? अब वह कभी न कभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। अब बाहर आते ही वह दुगने जोर शोर से मारकाट व तोड़फोड़ शुरू कर देगा चौधरी। जिस आदमी में ताकत ज्यादा होती है उसमें अक्ल कम होती है। राका को महल से बाहर आने में 4-5 दिन अवश्य लग जाएंगे। तब तक हम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का हल निकाल ही लेंगे। इतना कहकर चाचा चौधरी और साबू वहाँ से चल देते हैं। साबू आओ हम ठंडे दिमाग से सोचें। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि राका ने चक्रमाचार्य की ऐसी जड़ी बूटियां पी रखी हैं जिनसे वह मर नहीं सकता। चाचा जी अगर ऐसा ना होता तो मैंने उसे कभी का जहन्नुम पहुंचा दिया होता। वैदराज चक्रमाचार्य ही एक ऐसा व्यक्ति था जो राका के शरीर से अद्भुत जड़ी बूटियों का असर खत्म कर सकता था, पर अफसोस वह जिंदा नहीं। तो चाचा जी इसका मतलब तो ये हुआ कि राका सारी दुनिया को पांव से कुचलता रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकते। सब्र से काम लो साबू। जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका हल भी अवश्य होता है। कोई भी व्यक्ति हुनर को पैदाइशी सीख कर नहीं आता, उसका कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। चाचा जी आप भी कभी कभी मजाक की बात करते हैं। चक्रमाचार्य 350 साल के बाद मरे, अब क्या उनका गुरु जिंदा होगा? साबू हो सकता है। चक्रमाचार्य के गुरु की उम्र अवश्य अपने चेले से ज्यादा होगी। अगर मान भी लिया जाए कि चक्रमाचार्य का गुरु इस दुनिया में है तो उसे ढूंढेंगे कहाँ? साबू जहाँ चाहा है वही राह है। हम चक्रमाचार्य की हवेली चलते हैं, उनके नौकर से हमें कुछ पता चल सकता है। स्वर्गवासी राजवैद्य चक्रमाचार्य के नौकर तुलसी ने हवेली का दरवाजा खोला। बाबा कहीं और जाओ, यहाँ से दवाई नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि आचार्य जी को मरे अरसा हो गया है? हम इलाज कराने नहीं आए। चक्रमाचार्य बहुत तजुर्बेकार वैद्य थे। जानते हो उनके गुरु कौन थे? गुरु? कभी कभी आचार्य जी बात किया करते थे कि उनके गुरु वज्रदेव किन्हीं घने जंगलों में रहते हैं। हिमालय के घने जंगल में तो नहीं। हाँ वही वही। बस इतना काफी है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। अरे साहब बैठिए, बादाम का शरबत पीकर जाइए। नहीं, एक एक मिनट कीमती है। राका के भूल भुलैया से निकलने से पहले गुरु वज्रदेव को ढूंढ निकालना है। और फिर चाचा चौधरी और साबू हिमालय के जंगलों की तरफ रवाना हो गए। चाचा जी पगड़ी का ख्याल रखिए कहीं उड़ ना जाए। हिमालय के जंगलों में। चाचा जी जंगल बहुत बड़ा है, हम कहाँ कहाँ खोजते फिरेंगे। कोई बात नहीं साबू, हमें वज्रदेव को अवश्य खोजना है।